बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एटम के बारे में। यानी हमारा जो मेन मकसद है स्कूप ऑफ फिज़िक्स, जो हम सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट कर लेते हैं गैलेक्सी तक। तो थोड़ा इसके बारे में हम ब्रीफ करेंगे कि एटम हमारे पास क्या है। एटम, व्हाट इज़ द एटम? अगर हम एटम के बारे में थोड़ा भी मालूमात रखते हैं तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या सिर्फ यूनिट लेके स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर that retain that retain all of all of the chemical properties of an element। एटम हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। कोई भी आप मैटर ले लें, इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिससे हम कहते हैं कि मैटर बना हुआ है, तो उसका क्या यूनिट जो है वो एटम है। दैट रिटेन्स, जो बरकरार रखता है ऑल ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को आप ले लें, इसकी जो आप केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो वो एक एटम के होंगे। यानी अगर हम एलिमेंट सेम ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास यूनिट ऑफ मैटर जो होती है वो एटम होती है, और वहाँ केमिकल प्रॉपर्टी भी एलिमेंट के एटम की होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स ऑल ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम बरकरार रखते हैं या हम उसको स्टडी करते हैं तो ये एक मैटर के एटम की होती हैं। अब एटम्स में हम एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स, एक एटम्स कैसे बनता है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है खुद को। तो कोई भी एटम अगर आप देखेंगे तो इसमें हर एटम में प्रोटॉन भी होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होता है तो इसको हम कहते हैं एटम। यानी अगर एटम एग्जिस्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन और एंड प्रोटॉन के दरमियान, इसके दरमियान जो अट्रैक्शन है इसकी वजह से एग्जिस्ट करता है। यानी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बिटवीन अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है, होल्ड एन एटम। कोई भी एटम आप ले लें तो आपको जब एटम नज़र आएगा तो इसमें ज़ाहिरी बात है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान अट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से एक एटम एग्जिस्ट करेगा। अब हम ये भी है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालें तो हमारे पास एटम रहेगा पॉजिटिव आयन, सिर्फ पॉजिटिव आयन। क्या हम यहाँ पर भी कोई भी एटम एग्जिस्ट करता है? हाँ, यहाँ पर भी इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नहीं है फिर भी एक एटम आयनाइजेशन फॉर्म में खुद को बरकरार रख सकता है, यानी एक सिर्फ प्रोटॉन की फॉर्म में। जैसा कि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, वहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो प्लस आयन्स बन जाता है, प्लस आयन्स। तो हम इसको सिर्फ इस वक्त इसको एटम नहीं कहते, हम इसको प्लस आयन या इसको हम प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन। यानी एटम को अगर हमने एग्जिस्ट करना है तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्शन की वजह से होती हैं। अब एटम कब बना, एटम की एग्जिस्टेंस या लाइफ कैसे आई, ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में अगर आप जानते हैं तो बिग बैंग थ्योरी जो 1300-1400 साल पहले, यानी ये यूनिवर्स जो बना है वो बिग बैंग थ्योरी की वजह से है। तो बिग बैंग थ्योरी में हमारे पास बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग जो थ्योरी है इसमें ये कहा जाता है कि जब पहले तो तकरीबन ये इसका जो बिफोर 13.7 ईयर्स एगो की पहली बात है, 13.7 ईयर्स एगो, बिलियन एगो तकरीबन 13.7 ईयर्स बिलियंस ईयर्स एगो, अगर हम बिग बैंग थ्योरी की जो थ्योरी है, नज़रिया है, इसके मुताबिक ये कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स था, ये यूनिवर्स किस वजह से एग्जिस्ट हुआ? बिग बैंग थ्योरी की वजह से यूनिवर्स वजूद में आया। ये यूनिवर्स बहुत हार्ड था पहले, जब ये बिग बैंग थ्योरी यानी सिंगुलरिटी की वजह से बिग बैंग थ्योरी हो गई, फिर यूनिवर्स आ गए।
यूनिवर्स बहुत क्या था, हार्ड था, और हार्ड भी था और साथ में डेंस भी था, बहुत डेंस था। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो ये इसकी जो कंडीशन थी, कंडीशन वो कोल्ड हो गई। कंडीशन यानी उसकी हालत जो है वो कोल्ड हो गई, कोल्ड। जब ये कोल्ड होता जा रहा था तो इस दौरान क्वार्क्स क्वार्क्स प्लस इलेक्ट्रॉन ने जन्म लिया, वजूद में आए। जब बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स वजूद में आया, यूनिवर्स बहुत हार्ड था एंड डेंस भी था। इसके बाद उसकी कंडीशन थोड़ा कोल्ड हो गई, और जैसे कंडीशन यानी उसकी हालत थोड़ा सी कोल्ड हो गई तो क्वार्क्स यानी क्वार्क्स जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो वजूद में आया, और साथ में इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद एक एटम वजूद में, यानी क्वार्क से प्रोटॉन बन गया इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद एक एटम वजूद में आया। इस तरह हमारे यूनिवर्स में जो एटम है वो बिग बैंग थ्योरी के बाद एग्जिस्ट हुआ है। इसके बाद अगर हम ये हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं शॉर्टकट के एटम की वजूद कैसे आई, बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा थ्योरी हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एटम्स, काफ़ी हमारे पास एटम भी जो है वो अनस्टेबल भी रहते हैं, यानी प्रो इलेक्ट्रो न्यूट्रॉन्स भी होते हैं न्यूक्लियस में। हमारे पास कई एटम्स ऐसे होते हैं कि इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर लेते हैं। अब अगर न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो जो एक एटम होता है वो अनस्टेबल रहता है। फिर एक एटम अनस्टेबल रहता है। अगर ये तादाद थोड़ा ज़्यादा, अगर एक दो न्यूट्रॉन ज़्यादा होते तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर हो जाए प्रोटॉन से तो तब एक एटम अनस्टेबल रहता है। अब वही जो अनस्टेबल रहता है उसको हम अनस्टेबल जो एटम होता है उसको हम रेडियो रेडियो एक्टिव एटम या एलिमेंट कहते हैं। तो इसको हम रेडियो एक्टिव एटम और एलिमेंट कहते हैं। यानी अगर हमारे पास एक एटम है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद तो बराबर होती है, लेकिन कई एटम ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोटॉन यहाँ पर, मैं कह सकता हूँ कि प्रोटॉन यहाँ पर 85 है, हो सकता है, और न्यूट्रॉन क्या हो, 90 हो, तो ये अनस्टेबल रहता है फिर। तो फिर वो एटम अनस्टेबल रहता है। तो ऐसे एटम हमारे पास रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं, इनमें से अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, और जैसे यूरेनियम है, काफ़ी एटम्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम एटम की बात करते हैं कि एटम्स में एनर्जी लेवल्स होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन के पास एक जब कोई भी किसी भी शेल या ऑर्बिट में वो गर्दिश कर लेता है तो उसकी एक एनर्जी लेवल होता है। एनर्जी लेवल फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि एनर्जी एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में अगर आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश कर, फॉर एग्जांपल पहली शेल में, के शेल में यहाँ पर ये के एल, इसके बाद हमारे पास जो शेल आता है वो एम है। अब के शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आप इसकी एनर्जी लेवल में E1 E2 E3, हर ऑर्बिट क्या एनर्जी लेवल होता है। आप एनर्जी लेवल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं एक एटम को बाहर से यहाँ से हीट देता हूँ तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन जज़ब कर लेता है। अब यहाँ से ये कब एल शेल में जंप करेगा या के शेल से आउट होगा एल शेल में, जब ये इलेक्ट्रॉन E2 एनर्जी गेन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन E2 एनर्जी अगर गेन करेगा तब ये यहाँ से जंप कर जाएगा, यानी यहाँ से के एल शेल में जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो लेस है, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 से लेस है तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, जंप आउट नहीं करेगा एल शेल में। तो इसलिए हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल होता है, तब वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में आउट जंप कर देता है। इसके बाद अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन तब एम शेल में जाएगा, यानी तब जब ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेगा, यानी इतनी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तब ये एल शेल से एम शेल में चला जाएगा।
अगर इससे थोड़ा भी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन एम शेल में नहीं जाएगा। यानी हर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल कांस्टेंट रहती है। इसी तरह अगर हम एटम की मज़ीद बात करें तो एटम में हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट की अगर हम बात करें, क्या एक लाइट हमें जो रिसीव होती है क्या ये एटम है? तो लाइट जो है, लाइट या हर चीज़ एटम से बनी होती है। तो लाइट जो हमारे पास है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और ये एटम से नहीं बना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है इज़ नॉट मेड ऑफ एटम, ये एटम से नहीं बना होता है। काफ़ी हमारे पास ऐसे भी है कि वो मैटर्स नहीं होते, क्योंकि लाइट जो है ये मैटर नहीं है, नो मैटर, इसमें ये मैटर नहीं है। ये क्या है, लाइट हमारे पास जो है वो एनर्जी है। एनर्जी के पास मास नहीं होता। अब लाइट को हम कभी पार्टिकल्स भी लेते हैं कि लाइट इज़ बिहेव लाइक ए पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स की अगर ये बिहेव करता है तो हम उसको फोटॉन कंसीडर करते हैं, जो मासलेस होता है, मासलेस, ये मासलेस होता है। अगर हम फ्री पार्टिकल की जैसी बिहेव करता है तो वो फोटॉन है, फोटॉन इज़ मासलेस। ये हमारे पास डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, पॉकेट ऑफ एनर्जी। किस तरह हम इसको प्रोटॉन को फोटॉन को कंसीडर कर लेते हैं और इसे मासलेस होता है। या जब मासलेस होता है तो हमारे पास वो मैटर नहीं होता, वो एनर्जी स्टेट जो है कंजर्व रहता है इसमें। इसलिए लाइट काफ़ी ऐसे हमारे पास स्टेट है कि वो मैटर्स नहीं है, वो एटम से नहीं बने होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हमने पेश किया लाइट कि लाइट एक हमारे पास एनर्जी फॉर्म है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होता है और ये एटम से नहीं बना होता। इसके बाद अगर हम बात करें कि एटम्स क्या हम क्रिएट भी कर सकते हैं या इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर है नहीं। हम कभी भी एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं, हम एटम को ना बना सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ कि एटम कैन नॉट created, cannot be created और destroyed। ना हम एटम को क्रिएट भी कर सकते हैं, ना इसको हम डिस्ट्रॉयड भी कर सकते हैं, ना हम इसको बना भी सकते हैं और ना इसको हम तबाह कर सकते हैं। एटम को किसने एटम के बारे में अगर हम ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं तो मॉडर्न इसका जो फादर है जॉन डाल्टन ने एटम के हवाले से ज़्यादा बात की थी। जॉन डाल्टन ने इज़ द फादर। अगर हम एटम की बात करें तो जॉन डाल्टन एट अ टाइम, उस वक्त जो था, एट अ टाइम was known as the father, was known as the father as the father of modern atomic theory। जॉर्ज डाल्टन इस टाइम का जो जाना जाता था वो फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एटम के बारे में जो थ्योरी पेश किया था वो जॉन डाल्टन ने पेश किया था। जॉन डाल्टन ने ये कहा था कि 1800 तकरीबन 1803 में 1803 में उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है तो इसमें जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी साइज़ में वो आइडेंटिकल होते हैं, मास में भी आइडेंटिकल होते हैं। 1803 में जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी पेश किया। जॉन डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने एक थ्योरी पेश किया। थ्योरी स्पेकुलेटेड, ये इसका स्पेकुलेटेड फॉर्म था कि उन्होंने ये भी कहा दैट 1803 में उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट और सारे जितने भी एलिमेंट हैं, दैट ऑल एटम्स of a given element are identical in size and mass। जॉर्ज डाल्टन 1803 में उन्होंने ये स्पेकुलेट किया कि तमाम एटम्स, जितने भी एटम है एक एलिमेंट के, तमाम एटम्स वो साइज और मास में बराबर होते हैं। यानी अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं, इसमें एटम, तमाम एटम्स जितने भी एटम्स होंगे एक एलिमेंट में वो साइज और मास में क्या होंगे, सेम होंगे। ये पहला उन्होंने ये थ्योरी पेश किया था। इसके बाद एटम्स को नाम किसने दिया, ये
फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं इसका पार्टिकल यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, तो इसको नाम किसने दिया? डेमोक्रेटस ने इसको नाम दिया। डेमोक्रेटस एक फिलासफर था, उन्होंने नाम दिया था एटम्स को। उन्होंने एटम्स को कहा नाम दिया, गिव्स द नेम यूनिट, नेम द यूनिट ऑफ मैटर एटम। उन्होंने ये नाम दिया, और ये एटम जो है, एटम ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या है? ग्रीक वर्ड है एटम, और इसका वर्ड जो है, ये ग्रीक वर्ड कौन सा वर्ड है? एटम जो है ये ग्रीक वर्ड से अखज़ किया गया है, और ग्रीक वर्ड जो हमारे पास है ये ग्रीक वर्ड जो है एटोमस है। एटोमस, एटोमस दिया था। एटोमस का मतलब है, मीन्स है अनकटेबल, अनकटेबल, अनडिविजिबल या अनकटेबल, इसका मतलब है। यानी एटम को नाम दिया था, यानी यूनिट ऑफ मैटर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको नाम दिया डेमोक्रेटस ने एटम। अब एटम ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड एटोमस से डिराइव हुआ है एटम, और एटोमस का मतलब है अनकटेबल, यानी मज़ीद इसको हम टुकड़े नहीं कर सकते। अनकटेबल, मज़ीद इसके टुकड़े ना बना सकते हैं। तो ये डेमोक्रेटस ने इसको नाम दिया था एटम। अब अगर हम एटम के साइज़ के बारे में बात करते हैं कि एटम्स की साइज़ कितना होता है, तो ये एक हमारे पास इक्विवेलेंट, अगर दो एटम्स की बात करूँ, मैं क्लोरीन की बात करूँ, साइज़ ऑफ एटम, अगर हम साइज़ ऑफ एटम्स की बात करते हैं, तो अगर मैं दो एटम लेता हूँ क्लोरीन, दोनों में हम, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, इसके दरमियान अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड, इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये इसकी साइज़ होती है, यानी ये ऐसे नहीं होती। ये इसे फॉर एग्जांपल ये हो गया और ये क्लोरीन हो, दो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, यानी हाफ रेडियस ये हो गया, हाफ रेडियस ये हो गया, तो यहाँ से ये हाफ रेडियस है और ये भी हाफ रेडियस है। तो ये हाफ रेडियस हमें एक एटम्स के साइज़ देता है, बता देता है। यानी तकरीबन अगर हम इसकी बात करें कि एक एटम की साइज़ जो होता है वो 10⁻⁻, और साइज़ ऑफ एटम जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁻10 सेंटीमीटर इसकी साइज़ होता है। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, मीटर, सेंटीमीटर। 10⁻⁻10 मीटर इसका साइज़ है किसी भी एटम का। अगर आप साइज़ लेते हैं तो इसको हम एटम एंगस्ट्रम भी कहते हैं, 1 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम कहते हैं। और ये तकरीबन अगर सेंटीमीटर में हम बात करते हैं, तो एटम्स का जो सेंटीमीटर में साइज़ होता है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। यानी हमारे पास एटम्स का जो साइज़ है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स की वजह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हाफ रेडियस अगर हम एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट का एटम्स का लेते हैं, तो इसमें हम हाफ रेडियस को ऐड करते हैं, तो हमारे पास डायमीटर बनती है, यानी एक एटम्स की डायमीटर बनती है। और ये डायमीटर हमें पता है कि ये दोनों एक एलिमेंट है, इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इसका हाफ रेडियस ये साइज़ में सेम है। तो हाफ रेडियस यानी ये मुकम्मल एक एटम की डायमीटर की बात करता है, तो ये साइज़ हमें एक एटम का देता है। इसके बाद मज़ीद अगर रेडियस की बात करें, तो रेडियस एटम्स, हर एटम्स की रेडियस जो होता है वो कम भी होते हैं। साइज़ जो है, सारे एटम, जितने भी एटम है डिफरेंट, ये साइज़ में सेम नहीं होते। अब साइज़ में सेम नहीं होते क्योंकि काफ़ी एटम्स हमारे पास रेडियस कम भी होते जा रहे हो, कभी एटम्स की साइज़ ज़्यादा भी हो सकते हैं। पीरियाडिक टेबल में अगर हम देखते हैं, पीरियाडिक टेबल में अगर हम देखते हैं, तो पीरियाडिक टेबल में अगर हम पीरियाडिक टेबल में राइट की तरफ जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट से टुवर्ड्स राइट की जानिब जाते हैं, तो एटम्स में जो इतनी भी एटम एलिमेंट है उनका शेल जो है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, शेल कांस्टेंट रहते हैं,
जो एटम के अंदर जो शेल होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज ना ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं। यानी एक एटम, या अगर हम यहाँ से एक एटम की बात करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज कर जाते हैं। अगर हम एक पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की जाने जाते एलिमेंट देखते हैं तो इनमें जो शेल है वो कांस्टेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेफ़्ट की साइड में मैं एक एटम की बात करूँ, वहाँ पर अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो लिथियम में हमारे पास पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में एक, दो और एक में तीन। अब इस तरह अगर मैं कार्बन की बात करूँ, जैसे जैसे मैं लेफ़्ट की तरफ जाऊँगा, कार्बन की बात करो तो कार्बन में हमारे पास पहले शेल में दो है, और इस तरह सेकंड शेल में हमारे पास दो है और ये चार हो गए। इस तरह ये शेल कांस्टेंट रहते, शेल चेंज, यहाँ पर दो शेल हैं और यहाँ पर भी वन टू शेल है। इस तरह ये लिथियम शेल, ये शेल नहीं है, सिर्फ लिथियम। इस तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसमें जो शेल है, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट शेल में जो भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह शेल जो है ये कांस्टेंट रहता है, और यानी शेल जो है ये चेंज नहीं होता, नो चेंज, ये कांस्टेंट रहते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद देखिए आप, इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद इंक्रीज होता जा रहा है और शेल जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, तो हमारे पास एटम जो होते हैं साइज में, यहाँ पर जो रेडियस है, इसका रेडियस ग्रेटर होगा R1, यानी इसका रेडियस ग्रेटर होगा R2 से, यानी इसकी से, और R2 जो है वो ग्रेटर होगा R3 से। यानी रेडियस जो है इसकी साइज में चेंज आती है, यानी डिक्रीज होता है। यहाँ पर जो शेल कांस्टेंट रहते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ये यहाँ पर ज़्यादा होता जा रहा है तो एटम्स क्या होता है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो कंडेंस, एटम जो होता है वो कंडेंस होता है, कंडेंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो कंडेंस जो होता है। और जैसे जैसे ये कंडेंस होता है ओवर द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लियस के एयर ज़्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि शेल तो मज़ीद और नहीं होते, तो इसकी वजह से ये जो रेडियस है यहाँ से ये क्या होता है, जैसे मैं इसको R3 कहता हूँ, ये कम होता जा रहा है। आर भी क्या होगा, यानी रेडियस विल डिक्रीज, तो रेडियस एक एटम की डिक्रीज हो जाएगी। यानी हम अगर लेफ्ट से राइट की जानिब पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, जैसे लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ पर शेल कांस्टेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो ये एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कंडेंस हो जाते हैं, और इसकी वजह से रेडियस भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब रेडियस डिक्रीज होता है तो इसका साइज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में, अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से डाउन की जानिब जाएंगे, अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से डाउन की जानिब जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें चेंज होती हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से, यानी टॉप से हम डाउन की जानिब जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें क्या होंगे, चेंज होंगे। यानी शेल भी इंक्रीज होंगे, शेल इंक्रीजेस, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीजेस। जब शेल इंक्रीज हो, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो, तो साइज ऑफ एटम विल आल्सो इंक्रीजेस, तो एटम ऑफ साइज जो है वो आल्सो इंक्रीज, वो भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन हमारे पास एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक शेल है और एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं लिथियम, तो लिथियम में हमारे पास लिथियम की बात अगर हम करते हैं तो लिथियम में दो, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन, साइज ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम Na, तो सोडियम में पहले शेल में दो, फिर दूसरे शेल में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह तीसरे शेल में,
तीसरे शेल में इसके मज़ीद कितने रह गए, 2 8 9 11, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 8 और 1। अब हाइड्रोजन में 1 शेल था, जैसे जैसे हम टॉप से नीचे पीरियोडिक टेबल में आते हैं लिथियम, तो लिथियम में 2 शेल हो गए और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी ज़्यादा हो गया। जैसे जैसे हम नीचे आए सोडियम में शेल की तादाद भी ज़्यादा हो गया, 1 2 3 3 शेल हो गए और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी ज़्यादा हो गया। तो हम जब पीरियोडिक टेबल में टॉप से डाउन आते हैं तो हमारे पास शेल इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं, और साइज ऑफ एटम विल भी आल्सो इंक्रीज, और एटम की साइज भी इंक्रीज होता है, क्योंकि ज़्यादा शेल्स जब आते हैं तो रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि R1 इसका जो रेडियस है वो लेस है R2 से, और R2 का जो रेडियस वो लेस है R3 से। तो इस तरतीब से रेडियस में चेंज आती है, इंक्रीज होती है रेडियस, और जब रेडियस इंक्रीज होते है तो एटम की साइज भी इंक्रीज होगा, यानी रेडियस ऑफ एटम इंक्रीजेस। तो आज का यहाँ तक काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम मज़ीद एटम के बारे में बात करेंगे। एटम रिलेटेड एटम मास भी होता है इसका, तो हम इसकी भी मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह।